वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि हमारा राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। अपने वादे के मुताबिक जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम राष्ट्रपति के ऊपर एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का जिक्र करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ छोटे बड़े जितने भी उससे टॉपिक थे उसको हमने बहुत ही बखूबी और बहुत ही एक एक चीज़ों को आपके बीच में रखा। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मेल आया था, वो राष्ट्रपति वीडियो के अपलोड होने के बाद देखिए किसी मित्र ने एक मेल किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सर आप बोर्ड पे बहुत कुछ लिख देते हैं जिससे बोर्ड शायद लेंदी हो जाता है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर हम ये चीज़ें वीडियो बनाते समय अगर हम लिखेंगे तो वह वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार लिखेंगे आपके सामने, उसके बाद हम उसके बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम इसको बोर्ड पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हुए उसके बारे में डिटेल्स हम बताते चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसी वीडियो में हम और चैनल्स की तरह लिखते भी जाएँ फिर बताते भी जाएँ, देखिए मैथ का तो सब्जेक्ट है नहीं, इसमें आपको सिर्फ हमें किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझाना है। तो फालतू समय ना खराब करते हुए इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बोर्ड पे लिख देते हैं और उसके बारे में आपको हम बखूबी समझा देते हैं। इसीलिए हम बोर्ड पे पहले से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से विश्लेषण कर सकें, कम समय में आपको ढेर सारी चीज़ें बता सकें, इसलिए हम पहले से इसको बोर्ड पे लिख देते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन उसी समय हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में कहा था कि देखिए राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 53 है 52, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में हमें बताता है 53। उसमें हमने कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, हालांकि 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो होती हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने बहुत ही संक्षिप्त बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी होती हैं। लेकिन उसी दौरान हमने आपसे कहा था कि इसके बारे में एक और वीडियो बनेगा जिसमें कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम बहुत ही बृहद तरीके से जानेंगे और इसी वीडियो में राष्ट्रपति के जितने भी पहलू होते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति से जितने भी पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं को हम के सामने रखेंगे और इस अंदाज में रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि आपको राष्ट्रपति का जो ये पूरा टॉपिक है, जो फर्स्ट पार्ट और आज जो सेकंड पार्ट आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो आता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति। हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था अनुच्छेद 53 हमारा कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान देने वाली बात है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह पूरी तरह राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हालांकि हमने आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि भले ही पूरे भारत का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर जब वास्तविक प्रधान की बात आती है तो वह प्रधानमंत्री की बात हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। भले ही उसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित होंगी, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वह कार्य करता है। देखिए ये पूरा जो वीडियो है राष्ट्रपति की शक्तियों का, जो यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो हमने दूसरा पार्ट बनाया है, इसमें हम आपको कई ऐसे बताएंगे जो आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्रपति से संबंधित ये जो हमारा टॉपिक है यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सारे अनुच्छेदों के बारे में जानने वाले हैं जो कि राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो उन अनुच्छेदों को भी आप नोट डाउन करिएगा, बेशक वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उसी के श्रृंखला में ये हमारा अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। 80 का सेक्शन 2 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि हम व्यवस्थापिका राष्ट्रपति से संबंधित जो व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति का जो रोल होता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो अनुच्छेद 80 में सेक्शन 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद वाले पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 85 आता है, आर्टिकल 85 कहता है कि
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान या भंग करने की भी शक्ति उसके पास निहित होती है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर होती है कि वह संसद का सत्र बुला सकता है और सत्रावसान किसी भी समय सत्र को वह रोक सकता है और उस सत्र को तुरंत भंग भी करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86, ठीक है। आर्टिकल आप जितने भी यहाँ पे आर्टिकल आपको बताए जा रहे हैं उसे आप नोट करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें बिना नोट किए आप का काम नहीं चलने वाला है, तो कुछ चीज़ें आप नोट करिए, जैसे कि अनुच्छेद हो गया कि इस अनुच्छेद में क्या बताया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे अनुच्छेद रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको जानना ही पड़ेगा। वीडियो में मेरे हिसाब से जितने भी अनुच्छेद आपको बताए जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले कुछ वीडियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड होगा उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में लगभग 1 या 2 पार्ट में वो वीडियो होगा जिसमें सारे अनुच्छेदों के बारे में आपको बताया जाएगा। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सारे अनुच्छेद के बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, आप उसे याद रखिएगा, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो अनुच्छेद 86 को जो हम देखते हैं तो प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित करता है। इस पॉइंट को जरा आप ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 86 प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित करता है, संबोधित करता है। उसी की श्रृंखला में ये हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 87। आर्टिकल 87 कहता है, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, वो कहता है कि संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति ही अभिभाषित करता है। यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 87 जो है वह संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर, संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति ही अभिभाषित करता है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 89। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं वह किसी न किसी तरह से वह राष्ट्रपति से बिलोंग कर रहे हैं। अन्यथा यहाँ पे देखिए 87 के बाद हमने डायरेक्ट 99 डाल दिया है। तो ऐसा नहीं कि 87 के बाद कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन इस राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ जो है हमारे अनुच्छेद 87 के बाद यहाँ हमारा 99 है, इसलिए यहाँ आर्टिकल 99 रखा गया है। और आर्टिकल 99 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति करता है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर होता है कि वह 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। हमारा अनुच्छेद 53 में व्यवस्थापिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उसका कार्य होता है, उसके बारे में यहाँ हमने बताया, व्यवस्थापिका के अंतर्गत हो गया। उसी की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका में क्या भूमिकाएं होती हैं। राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वह कार्यपालिका में किस तरह की शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। हमारा संविधान किस तरह की शक्ति राष्ट्रपति को कार्यपालिका में प्रदान करता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 53 जिसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम फिर से इस कार्यपालिका में भी अनुच्छेद 53 के बारे में आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे आप अपने माइंड में पूरी तरह से सेट कर लीजिए कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर पूरी तरह से निहित होती है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम अनुच्छेद 75 पे जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अंतर्गत इसी कार्यपालिका में उसके कार्यों को जब हम देखते हैं तो अनुच्छेद 75 आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। अब ये 75 जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 हमारा कहता है कि महान्यायवादी, ठीक है। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 हमारा कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब उसी के श्रृंखला में जब हमारा अपना नेक्स्ट अगला पॉइंट जब देखते हैं तो अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में क्या कहता है कि नियंत्रक व महालेखा
की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो है हमारा 148 में राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका के अंतर्गत अधिकार है वह है कि वह नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है वह राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम जान रहे हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिएगा, उसे समझिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसे आप जरूर नोट करिएगा। हालांकि जो बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो में आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप स्किप कर सकें, तो इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद हमारा 280 है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्या है कि राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अब देखिए यहाँ बारी बारी से हम कितना अधिकार राष्ट्रपति को यहाँ मिला है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री, उसके बाद अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, उसके बाद अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक व महालेखा की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अनुच्छेद 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसके पास सुरक्षित है, राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। अब हम अगले पॉइंट पे जब आगे बढ़ते हैं तो वह है हमारा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338 जो है वह राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्रदान करता है, वह है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होता है। इसे उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह है हमारा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340 हमारा कहता है कि ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के ही पास निहित है। उसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। जो कार्यपालिका से रिलेटेड राष्ट्रपति के अधिकार हैं वह है हमारा उच्चायुक्त व विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार हमारा राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। राजदूत जिसे आप जानते हैं, जैसे हर देश में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो जो राजदूत नियुक्त होते हैं उसको नियुक्त करने का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियों में क्या क्या अधिकार उन्हें दिए गए हैं। जैसे हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो बेसिक सी जो जानकारी हम लगभग निचली कक्षाओं से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं, ठीक है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। इन तीनों सेनाओं का जो सेना अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो आइए हम चलते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों में जब हम सैन्य शक्तियों के बारे में जानते हैं तो वह राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो अनुच्छेद 53 के ही अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को न्याय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को न्याय के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां हमारा संविधान जो है राष्ट्रपति को न्याय के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां प्रदान करता है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा यह पॉइंट है, ये हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड है, वो जो है न्यायिक शक्तियां, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124, ठीक है। आर्टिकल हमारा 124 कहता है कि इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ जो पॉइंट है वह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुच्छेद 216 आता है। अनुच्छेद 124 जो है वह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करना 124 के अंतर्गत में किसका अधिकार है, वह राष्ट्रपति का अधिकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आता है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश। जैसे कि हमारा यहाँ अनुच्छेद 124 जो यहाँ आर्टिकल 124 है, इसके अंतर्गत हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश का मतलब उसी सर्वोच्च न्यायालय से जो रिलेटेड है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उसी के श्रृंखला में ये हमारा अनुच्छेद 216 जो है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
बात यहाँ देखिए, यहाँ अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ 216 में है हमारा हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 124 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा जवाब होगा कि वह राष्ट्रपति करता है। और उसी की श्रृंखला में हम देखते हैं अनुच्छेद 216, यह हमारा हाई कोर्ट से संबंधित है। इसमें भी मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? तो वह है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 हमें बताता है कि राष्ट्रपति की माफी प्रदान करने का अधिकार है। देखिए, यहाँ राष्ट्रपति को जो एक शक्ति प्रदान की गई है, जो सबसे बड़ी पावर है राष्ट्रपति की, हम कह सकते हैं कि आम जनता के लिए जो एक सबसे बड़ा अधिकार है वह है हमारा 72 अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को किसी को भी माफी प्रदान करने का अधिकार है। हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे किसी को मृत्युदंड मिल गया है, मृत्युदंड सबसे पहले वो अपने सेशन कोर्ट में लड़ता है, उसके बाद वहाँ से उसे अगर मृत्युदंड मिलता है, उसके बाद वह हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में भी अगर उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है, अगर उसके बाद भी वह उस न्याय से संतुष्ट नहीं है, अगर वह उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाता है, उसके बाद भी उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, तो उसे एक ही व्यक्ति, जिसे हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसी शक्ति है कि उसके मृत्युदंड को वह माफ कर सकता है। किसी के मृत्युदंड को माफ करने का अंतिम अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। हाँ, अगर वह माफ करे तो ठीक है, वरना वह उस सजा को, उसकी जो मृत्युदंड की सजा है, उसकी प्रकृति को बदल भी सकता है। जैसे कि अगर आपको मृत्युदंड की सजा प्राप्त है तो राष्ट्रपति चाहे तो आपको वह पूरी तरह से बरी कर सकता है, आपको छूट दे सकता है, वहां से आपको आजाद करवा सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसको अब वह उसकी प्रकृति को जो है वह कम भी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको मृत्युदंड है तो मृत्युदंड उसे ना कर उसे आजीवन कारावास के रूप में भी बदल सकता है। तो ये वहीं पे हमारा अनुच्छेद जो हमारा 72 है, आर्टिकल हमारा 72 जो है वह राष्ट्रपति को माफी प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके बाद हम अपने अनुच्छेद 123 की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23, आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 जो है हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के अंदर होती है। तो अनुच्छेद 123 जो है हमारा 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी राष्ट्रपति की शक्तियों के ही श्रृंखला में जो है हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति जैसे आपातकाल अगर घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास उस समय कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले भाग 18 हमारा जो कहता है राष्ट्र आपातकाल का प्रभाव है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में जो है हमारा पॉइंट आता है वह भाग है 18। भाग 18 हमारा कहता है कि राष्ट्र आपातकाल का प्रभाव। भाग 18 में राष्ट्र अगर आपातकाल के प्रभाव में है तो उस दौरान राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, तो आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अब जैसे राष्ट्र में आपातकाल हो गया तो किन परिस्थितियों में राष्ट्र में आपातकाल घोषित किया जाता है, तो सबसे पहले वह कारण जाने कि राष्ट्र में जो आपातकाल घोषित होता है वह किन कारण में, किन परिस्थितियों में राष्ट्र में आपातकाल घोषित किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मन हो गया कि आज राष्ट्र में आपातकाल घोषित कर दो, यह ऐसे नहीं। उसका एक बेसिक रीजन, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए कि इस वजह से अब राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो आइए हम वो जानते हैं वो किस कारण से राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो सबसे पहला कारण जो है युद्ध। जैसे कि अगर किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि युद्ध जैसा वातावरण, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया युद्ध, और दूसरा है युद्ध जैसा वातावरण। जैसे अगर युद्ध ना हुआ हो लेकिन युद्ध जैसी स्थिति अगर बनी हुई है तो भी उस दौरान राष्ट्र में आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति का मतलब हो गया कि जैसे देश में किसी भी बात को लेकर पूरी तरह से अशांति फैली हुई हो तो उस दौरान राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो है हमारे माननीय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें एक पॉइंट है, लिखा गया है कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 हटा दिया, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह रखा। ये हम आगे बढ़ते हैं
कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वह किसकी सिफारिश पे लागू की जाती हैं। देखिए, भले ही राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के हाथ में निहित हैं, लेकिन उसे वह अपने मन से लागू नहीं कर सकता है। वह किसकी सिफारिश पे लागू करता है, तो सबसे पहले वो जान लीजिए कि राष्ट्रपति, सबसे जो मेन पॉइंट है उसे आप ये समझिए कि राष्ट्रपति कभी भी अपने ही मन से, स्वविवेक से वह कभी राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। उसे मंत्रिपरिषद, जो उस समय की मंत्रिपरिषद है, वह उससे सिफारिश करेगी कि राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। तब उसी सिफारिश पे राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी संतुष्टि प्रदान करता है, राष्ट्र में जो है वह राष्ट्र में आपातकालीन घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ सिफारिश किसके अंतर्गत होता है? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के, ऐसा नहीं कि मुंह से कहने पे, वो लिखित सिफारिश के अंतर्गत क्या है, राष्ट्र में आपातकालीन घोषणा होती है। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत एक माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वह एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। जो आपातकाल है, जो राष्ट्र में आपातकाल है, वह 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्र में जो आपातकाल है वह एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो राष्ट्र में आपातकाल लगता है तो वह अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में अधिकतम वह 6 माह तक राष्ट्र में आपातकाल को लगाया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया कि राष्ट्र में आपातकाल का प्रभाव या किसकी सिफारिश पे राष्ट्र में आपातकाल घोषणा की जाती है। क्या भारत जैसे देश में कभी आपातकाल की घोषणा हुई है? तो उसका जवाब है कि जी हाँ, जरूर हुई है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अभी तक भारतवर्ष में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1962 में जो राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय क्या था कि भारत और चीन के बीच युद्ध का समय था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। जो अक्टूबर 1962 भारत चीन के युद्ध के समय हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जो है हमारा पहला राष्ट्रीय आपात जो है वह अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी के अंतर्गत एक आपको हम और एक पॉइंट बता दें, यहाँ जो है कोलंबो प्रस्ताव लाया गया यथास्थिति को बनाए रखने के लिए। एक और प्रस्ताव लाया गया था जिसका नाम था हमारा कोलंबो प्रस्ताव। वह इसलिए लाया गया कि जो सामान्य स्थिति है उस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए हमारा कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी बार राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कब की गई? हमारा दिसंबर 1971 को। दिसंबर 1971 को। उसका कारण क्या था कि भारत पाक का दूसरा युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था। उस दौरान भारत में दूसरी बार राष्ट्र आपात की घोषणा की गई थी। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह है हमारा वीवी गिरी। ठीक है, उस समय के हमारे राष्ट्रपति 1971 में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो वह है हमारे वीवी गिरी। इसके बाद वाले वीडियो में, 1-2 वीडियो बाद, हम आपको एक राष्ट्रपति पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देंगे कि जिसमें 2-3 लाइनों में आपको पूरा राष्ट्रपति, देश की आज़ादी के बाद से, हमारा संविधान बनने के बाद से अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए वह आपको 3 लाइनों में पूरे राष्ट्रपति आपको याद हो जाएंगे। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार सा ट्रिक देंगे। तो आपको राष्ट्रपति रटने की जरूरत नहीं है, कि बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताएंगे सीरियल वाइज से कौन कौन से राष्ट्रपति किस समय हुए। बहुत ही आसान तरीके से के साथ आपको एक ट्रिक देंगे, वह आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। अब ये हमारा जो पॉइंट है यह है 3 जुलाई 1972 को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दिसंबर 1971 में भारत पाक का दूसरा युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह दिसंबर 1971 में हुआ था, और इस दौरान दूसरी बार राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? हमारे वीवी गिरी जी थे। अब हमारा तीसरा जो अंतिम आपातकाल की घोषणा की गई थी वह 3 जुलाई 1972 को आंतरिक आपातकाल
आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, जो मार्च 1975 तक चला। ये जो तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा था वह 3 जुलाई 1972 को आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, जो मार्च 1975 तक चला। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। अब हम उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अनुच्छेद 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी हैं इस पॉइंट पे, यहाँ हम राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा, ठीक है, पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा के बारे में यहाँ है। अब यहाँ आ रहा है अनुच्छेद जो हमारा 356 है, यह हमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सिफारिश। अब राज्यों में राष्ट्रपति शासन किन किन स्थितियों में लगाया जाता है, यहाँ हम राष्ट्र में देखें कि उसके दो या तीन बेसिक रीजन होते थे। जैसे हो गया कि युद्ध, राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कब होती है? जैसे कि युद्ध हो जाए और युद्ध जैसा वातावरण बन जाए, या आंतरिक अशांति, या पूरे देश में किसी भी मैटर को लेके पूरे भारतवर्ष में अगर किसी भी तरह की अशांति फैल जाए, तो उस दौरान हम राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश पे, ठीक है, उसका जो रूल है वह है हमारा 1 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। तब हम मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? युद्ध जैसा माहौल हो, या युद्ध हो, या आंतरिक शांति फैली हुई हो। तो अब हम देखते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल हमारा 356 जो है हमारा कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब ये सिफारिश पे, किसकी सिफारिश है? मंत्रिपरिषद की ही सिफारिश से, वो भी लिखित सिफारिश होनी चाहिए। कारण, अब सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि किन कारण के बाद, कौन से कारण के उपस्थिति के बाद हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो राज्यों में शासन संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं चलाया जाना। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान की क्राइटेरिया है एक राज्य को चलाने के लिए, जो एक रूल बनाया गया है कि एक राज्य को किस तरह से अनुशासित किया जाए, किस तरह से वहाँ पे रूल फॉलो कराए जाए, राज्य नहीं चला पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है। यहाँ देखिए आप, एक पॉइंट है हमारा, जो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? जब राज्यपाल सिफारिश करे। किसे सिफारिश करे? राष्ट्रपति को सिफारिश करे, या राष्ट्रपति स्वयं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है कि राज्य में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है। इसे 2 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। किस परिस्थितियों में? जब राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब यहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? तो इसे 2 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा एक बार में 6 माह के लिए या लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचन, एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए या लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचन, एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। अब तक सर्वाधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में, उससे कम केरल में 9 बार और राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ, किस राज्य में लगा, उससे कम किस राज्य में लगा और सबसे कम किस राज्य में लगा, तो उसी को लेके यहाँ जो पॉइंट बनाया गया है। अब तक सर्वाधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में, तो हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत ही अग्रणी है कि यहाँ 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कम केरल में अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और उसी की श्रृंखला में हम जब आते हैं तो राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया। एक वित्तीय आपात होता है, एक वित्तीय आपात की जो परिस्थितियां होती हैं, तो अभी तक भारत में एक भी बार जो अनुच्छेद 360 है हमारा, वह वित्तीय आपात के बारे में हमको बताता है। इसको लगाने का भी अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है, लेकिन अभी तक पूरे भारतवर्ष में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। तो सिर्फ इतना जानते रहिए कि अनुच्छेद 360 जो है हमारा वित्तीय आपात के बारे में बताता है, जिसका अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है।
उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111। आर्टिकल हमारा जो है 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद, अब यहाँ विधेयक जिसे हम बिल कहते हैं, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं। वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है। वीटो शक्ति को आप एक सिंपल से शब्दों में ये जानिए कि जैसे लोकसभा से या राज्यसभा से कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो वह उसे अधिकार है कि वह उसे या तो तुरंत चाहे तो उसे तुरंत पारित कर सकता है अपने हस्ताक्षर करके। अगर उसे लगता है कि नहीं, अभी नहीं इसे पारित किया जाना चाहिए, तो वह उसे अपने पास लंबे कार्यकाल के लिए, लंबे टाइम के लिए अपने पास रख सकता है। इस चीज़ का उसके पास अधिकार है। अगर वह अपने पास किसी बिल या किसी विधेयक को अपने पास रखता है तो उसे किसी भी तरह से कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता कि आप यहाँ क्यों इस बिल को रखे हुए हैं। तो ये उसका वीटो पावर है। वह किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को अपने पास लंबे कार्यकाल तक अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो यह है हमारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 3 प्रकार की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो वीटो शक्ति के बारे में, वीटो पावर क्या है उसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि वह किसी भी बिल या किसी भी विधेयक को लंबे अंतराल तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यही है वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम वीटो पावर के बारे में बता दें। जो पहला हमारा है वह पूर्ण वीटो। ठीक है, दूसरा हमारा है अत्याधिक वीटो। अत्याधिक वीटो भी वीटो पावर की ही श्रृंखला में दूसरा पार्ट है। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट में पॉकेट वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जो हमारा वीडियो है, इस पूरे वीडियो में हमने बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में जाना। बहुत सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद आपको बोर्ड पे लिखे गए हैं वह सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड है किसी न किसी भी तरह से। तो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रपति का वीडियो है और राष्ट्रपति से पूरा रिलेटेड हमने हर पहलू को जाना कि राष्ट्रपति के कौन से अधिकार हैं, उसकी पदावधि क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं। और मुझे जो लगा कि राष्ट्रपति को जो ये कार्य एवं शक्तियाँ हैं उसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाया जाए। तो ये हमारा आज राष्ट्रपति का जो ये पूरा टॉपिक है यहाँ पे पूर्ण होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति का जो ये टॉपिक है, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के अलावा अगर राष्ट्रपति से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों वीडियो के अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब है कि इन दोनों वीडियो के अलावा राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं आएगा। और ये जो वीडियो है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के साथ आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर करिएगा। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप एक एक चीज़ों को बखूबी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में अभी बहुत सारे चीज़ों को हमें आपको बताना है कि भी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि अनुच्छेद से जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके लिए भी एक हमारा वीडियो होगा। वो लगभग 2 पार्ट में जाएगा। तो फिलहाल बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय हिंद।